एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द हाइब्रिड केमिस्ट्री पे। तो भारत केमिस्ट्री एग्जाम पेपर के डिटेल सॉल्यूशन की सीरीज में आज हम लेके आए हैं लेक्चर नंबर 7। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे 10 और क्वेश्चन केमिस्ट्री सेक्शन के। अब तक हमने 40 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 41 था हमारा ऑर्गेनोमेटालिक बैकग्राउंड से। तो हमसे क्या पूछा गया था कि भाई इस कॉम्प्लेक्स के अंदर बताओ कितने ब्रीजिंग और टर्मिनल लिगेंड है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो हम क्या करते हैं, मेटल मेटल बॉन्ड निकाल लेते हैं। मेटल मेटल बॉन्ड क्या होता है, 18 इंटू एन VSC डिवाइडेड बाई 2। एन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एटम। ठीक है, तो सबसे पहले VSC कैलकुलेट करते हैं। VSC यानी कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन काउंट कितने होंगे, रोडियम कौन से का, D7 का है। D7 यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, D7 4s2 होता है, यानी कि 9 इंटू 4 प्लस 12। कार्बोनिल का इलेक्ट्रॉन काउंट कितना होता है, 2 होता है, यानी कि 24, यानी कि 36 प्लस 24 यानी कि 60। ठीक है, तो इसका VSC यानी कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना होगा, 60 होगा। तो मेटल मेटल बॉन्ड निकाल लेता हूं, कितना आएगा मेरा, 18 इंटू 4 माइनस 60 बाई 2 यानी कि 72 माइनस 60 बाई 2 यानी कि 12 बाई 2 यानी कि 6। इस तरीके से पर मेटल बॉन्ड में निकाल लेता हूं मैं। पर मेटल बॉन्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 18 माइनस VSC डिवाइडेड बाई N, यानी कि 18 है, VSC यानी कि 16 बाई 4 है, 18 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 60 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 15। 18 माइनस 15 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस तरीके से हमने मेटल मेटल और पर मेटल बॉन्ड हमने कैलकुलेट कर लिए। तो अब क्या होता है कि अब हम इसकी रफली स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूं और साइड में लिख लेता हूं कि कितने मेरे मेटल मेटल बॉन्ड थे। मेटल मेटल बॉन्ड थे मेरे 6, पर मेटल कितने बॉन्ड थे मेरे, 3 थे, यानी कि 4 है। तो इस तरीके से मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं, 4 मेटल को यहां लिख लेता हूं। अब 6 मेटल मेटल बॉन्ड बनाता हूं, ये बन गए। पर मेटल 3 आ रहे हैं, मतलब इस टाइप की कोई स्ट्रक्चर रही होगी। अब देखते हैं कि ब्रीजिंग और टर्मिनल लिगेंड का एज सच कोई आइडिया नहीं होता है, मतलब कोई तरीका नहीं है, एक्सपेरिमेंटली देखे जाते हैं। तो देखें किस तरीके से। तो सबसे पहले 2-2 कार्बोनिल दोनों को लगा देते हैं, 2-2 कार्बोनिल लगा दिए। अब ब्रीजिंग लगाने की कोशिश करते हैं। ब्रीजिंग यहां आ गया, एक ब्रीजिंग यहां आ गया। ठीक है, इसी तरीके से अब हमारे पास कितने बच गए, 2 कार्बोनिल बच गए। 2 यहाँ पे लगा सकते हैं, बट अगर 2 यहाँ पे लगाएंगे तो बहुत ज्यादा बॉन्ड बन जाएंगे मेटल के। ठीक है, तो एक कार्बोनिल यहाँ पे फ्री रहता है, एक यहाँ पर रहता है। ये टोटल स्ट्रक्चर होती है किसकी, इस कॉम्प्लेक्स की। तो अब देखो इसके अंदर कितने तुम्हें ब्रीजिंग दिख रहे हैं, कितने टर्मिनल दिख रहे हैं। तो जो तुम्हें ब्रीजिंग कितने दिख रहे हैं, 3 कार्बोनिल ब्रीजिंग है, तो यानी कि ब्रीजिंग वाले कितने हैं, 3 है, टर्मिनल कितने हैं, टोटल 9 है। ऑप्शन क्या था मेरा, 3 और 9 वाला आंसर मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से बोल रहा हूं कि ब्रीजिंग और टर्मिनल लिगेंड कुछ कॉम्प्लेक्सेस के हमें याद ही करके देखने होते हैं। सच कोई तरीका नहीं होता है कि कोई तरीका बताए कि भाई ये तरीका है। जरूरी नहीं है कि वो हर कॉम्प्लेक्स पर फॉलो करे। ठीक है, तो हमें स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए इसके लिए, उसके बाद ही हम इसके ऊपर पहुंच सकते हैं। ओके, ठीक है, तो देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा 42 नंबर, जो था कि हमारा कोऑर्डिनेशन से ही, कि कोऑर्डिनेशन जब शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल पढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल से ही था। तो पूछा गया था कि इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो कि सबसे ज्यादा अनस्टेबल है। हमें पता है इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस भी बताता है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से बताता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबके ऊपर फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर्मल चार्ज क्या होता है भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस नंबर ऑफ कितने लिगेंड हैं। तो सब में एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लेता हूं। अमोनिया पर 0 चार्ज होता है, तो एल्यूमिनियम की यहाँ पर कितनी है, +3 है। वाटर भी न्यूट्रल होता है, तो एल्यूमिनियम की कितनी है, यहाँ पर +3 है। फ्लोरीन पर कितना होता है, -1 होता है, तो -6, -3 बाहर है, यानी कि +3 है। ये भी न्यूट्रल होता है, तो इस तरीके से यहाँ भी क्या है, +3 है।
यानी कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो फॉर्मल चार्ज कितना आ जाएगा, 6 लिगेंड है सब पे -3, यानी कि फॉर्मल चार्ज सब पर सेम है। अब क्वेश्चन उठता है कि भाई स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे। जब फॉर्मल चार्ज सेम हो तो सबसे पहले तो फॉर्मल चार्ज के बेसिस पर ही बता देते हैं। अगर फॉर्मल चार्ज अलग अलग हो तो कि फॉर्मल चार्ज ज्यादा उतना ज्यादा अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स। अब तो फॉर्मल चार्ज तो सब में सेम है, तो क्या करेंगे, तो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ लिगेंड कि भाई हमारा लिगेंड कौन सा है, कि देखेंगे इसके अंदर लिगेंड कौन सा है। इसमें अगर मैं इसके अंदर बात करूं तो ये कौन सा लिगेंड है, सिग्मा डोनर है। ये कौन सा है, सिग्मा डोनर है। ये कौन सा है, सिग्मा डोनर है, ठीक है। ये कौन सा है, ये भी सिग्मा डोनर है, क्योंकि सबके अंदर हमारे किस तरीके से लगे हुए हैं, लोन पेयर के थ्रू डोनेट कर रहे हैं। तो अब इसमें स्टेबलाइजेशन कैसे हो सकता है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। जब भी मेटल के साथ कोई लिगेंड जुड़ता है, अगर उसके ऊपर कोई फॉर्मल चार्ज आ चुका है तो फॉर्मल चार्ज को वो स्टेबलाइजेशन दो तरीके से कर सकता है लिगेंड। एक तो कर सकता है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू कर सकता है, एक कर सकता है पाई के थ्रू। पाई बॉन्ड के थ्रू कौन करेंगे, जब पाई एक्सेप्टर हो। सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जब करेंगे तो हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे कि भाई जिस लिगेंड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो ज्यादा स्टेबलाइजेशन करेगा। तो मैं देख लेता हूं यहां पर ये N से, ये O से जुड़ा हुआ है, ये F से, ये N से जुड़ा हुआ है। हमें पता है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी F की होती है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होने वाला है। उसके बाद ऑक्सीजन की होती है, ये भी सबसे ज्यादा स्टेबल होने वाला है। तो अनस्टेबल उसने पूछा है तो हमारा रहता है इन दोनों के अंदर ऑप्शन, कि इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। तो अब हम क्या देखेंगे, अब देखेंगे कि भाई नाइट्रोजन है और यहाँ पर भी नाइट्रोजन है, तो दोनों की हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लेते हैं। जो अमोनिया है इसमें जो नाइट्रोजन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। ये NCCS3 है, यहां पर नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि sp है। हमें पता है परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, यानी कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो sp की ज्यादा होती है sp3 से, यानी कि ज्यादा स्टेबलाइजेशन कर देगा। यानी कि मेरा आंसर क्या होगा, sp3 वाला। sp3 वाला यानी कि अमोनिया, यानी कि सबसे अनस्टेबल जो मेरा कॉम्प्लेक्स होगा वो क्या होगा, एल्यूमिनियम हेक्सा अमीनो कॉम्प्लेक्स जो होगा, ये मेरा क्या होगा, सबसे अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। तो दोबारा से देख लीजिए किस तरीके से। सबसे पहले हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे। अगर फॉर्मल चार्ज कम ज्यादा हो तो उसके बेसिस पर मेरा ऑर्डर लग जाएगा, जितना ज्यादा फॉर्मल चार्ज उतना अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स। उसके बाद हम देखते हैं कि भाई लिगेंड जुड़ा हुआ किसके थ्रू है, पाई एक्सेप्टर या सिग्मा के। सिग्मा के थ्रू स्टेबलाइजेशन कैसे होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के थ्रू होता है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा अपनी तरफ खींच लेगा इलेक्ट्रॉन और फॉर्मल चार्ज को डिक्रीज कर देगा। तो इस तरीके से हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो जाए तो हम हाइब्रिडाइजेशन की तरफ देखेंगे कि भाई सेम ही एटम है तो हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर लगा लेंगे। उसके बाद हम हमारे मोस्ट अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स पर पहुंच जाएंगे। ओके, तो आइए बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था सिंपल मेन ग्रुप एलिमेंट से। हमसे क्या पूछा गया था, हमें कॉम्प्लेक्स दिया हुआ था एल्यूमिनियम का, पूछा था कि इसके अंदर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं। हमें पता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है एल्यूमिनियम। अगर हम देखें तो BH4 यूनिट क्या होती है, ये होती है BH4। बोरोन पर क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसी तरीके से एल्यूमिनियम क्या है, +3 के अंदर है। तो अगर मैं इसका कॉम्प्लेक्स बनाता हूं, अब इसका कॉम्प्लेक्स क्रिएट करता हूं तो किस टाइप का बनेगा, देखो एल्यूमिनियम है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा ऐसे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बोरोन, इसी तरीके से 2 हाइड्रोजन यहां पर, 2 हाइड्रोजन यहां पर, ये बोरोन, यहां पर भी बोरोन का कॉम्प्लेक्स। तो ये स्ट्रक्चर होती है इसकी। इस कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर क्या होती है, ये होती है एल्यूमिनियम +3 पे होता है और एक बोरोन की जो यूनिट है इसके ऊपर माइनस चार्ज होता है। तो क्या पूछा गया था मेरे से, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये वाले 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। 3 सेंटर है, 1 2 3, ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसके अंदर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं, 6 हैं।
तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है? हमारा 6 करेक्ट हो जाता है। इस टाइप के बहुत सारे कॉम्प्लेक्स जिसमें बैक बॉन्डिंग वाले होते हैं, तो उसमें पूछे जाते हैं कि भाई नंबर ऑफ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसी के अंदर पूछ लेता तो कौन से बन जाते? ये वाले 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से बन जाते। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 था केमिस्ट्री ऑफ जीनोन से। जीनोन के कंपाउंड्स का एसिडिटी ऑर्डर और ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर पूछ रखा था। तो देखिए जीनोन के जितने भी कंपाउंड है, अगर कोई क्वेश्चन आता है एसिडिटी ऑर्डर इसी में से ही पूछा जाता है, इन्हीं में से कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स दे देता है, उसके बारे में पूछते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे लगाते हैं ऑर्डर। सबसे पहले जो जीनोन के जो भी कंपाउंड है, ये ऑक्टो एसिड्स और फ्लोरिनेटेड जो भी कंपाउंड है, इनका जो एसिडिटी ऑर्डर होता है वो दो चीज पे डिपेंड करता है। एक करता है फ्लोरीन कंटेंट के ऊपर, कि भाई जितना ज्यादा फ्लोरीन कंटेंट होगा, जितना ज्यादा होगा उतनी एसिडिटी क्या होगी मेरी? ज्यादा होगी। दूसरी चीज डिपेंड करती है ऑक्सीडेशन स्टेट पर, कि भाई ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा होगी उतनी क्या होगी? एसिडिटी होगी। ठीक है, इस तरीके से हम इस ऑर्डर को अरेंज करेंगे। तो सब में सबसे पहले मैं ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लेता हूं। यहां पर +6 है, यहां पर 4 8 +8 है, 6 + 2 +8 है, 4 × 2 +8 है, 2 + 4 +6 है, +4 है, 4 + 2 +6 है, +6 है, +2 है। तो आपको देख रहा होगा अजीबोगरीब सा ऑर्डर दिख रहा होगा कि भाई कभी +6 आगे है, कभी +4 आगे है, कभी +6। इसके बेसिस पे अगर देखें तो सबसे पहले आपको एक चीज तो याद रखनी है कि भाई Xgf6 जो होता है ये तो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, इसको तो सबसे आगे लिखना ही लिखना है, क्योंकि सबसे ज्यादा 6 की 6 फ्लोरीन है इसके अंदर और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, देखो +8 है, +8 है, +8 है। ठीक है, अब इसके बाद फ्लोरिनेटेड कंटेंट इसमें सबसे ज्यादा था इसलिए सबसे आगे है और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। 4 फ्लोरीन है और +8 है, +8 है और 2 फ्लोरीन है। ठीक है, इसके बाद +8 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसके बाद आ जाते हैं हम +6 पर। +6 के अंदर अगर हम बात करें तो +6 के अंदर देखो 4 फ्लोरीन है। ठीक है, यहां पर +6 के अंदर 2 फ्लोरीन है, +6 के अंदर यहां पे कोई भी फ्लोरीन नहीं है। जिस तरीके से ये Xgf6 सबसे आगे आता है एक्सेप्शनली, क्योंकि ज्यादा फ्लोरीन होने की वजह, इसी तरीके से Xgf4 भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहां से उठकर यहां आ जाता है आगे। जिस तरीके से Xgf6 टॉप करता है उसी तरीके से Xgf4 भी आता है, क्योंकि चारों के चारों फ्लोरीन है। इस तरीके से हम ऑर्डर को थोड़ा सा याद कर लेते हैं कि इसके बेसिस पे ये ऑर्डर जो लगता है वो फ्लोरीन कंटेंट और ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे दोनों का कंबाइन इफेक्ट देखते हैं, उसके बेसिस पर ये ऑर्डर लगता है। तो इसी में से जो पूछा गया था कि एसिडिटी ऑर्डर कोई कॉम्प्लेक्स दे रखे थे तो हम उसके आराम से उसको आंसर को टिक कर सकते हैं। तो जितनी ज्यादा मेरी एसिडिटी होगी उतनी ज्यादा मेरी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी होगी। क्यों? क्योंकि एसिडिटी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लेना, इलेक्ट्रॉन लेना यानी कि रिडक्शन, रिडक्शन यानी कि ऑक्सीडाइजिंग पावर यानी कि दूसरों का ऑक्सीडेशन करना, खुद का रिडक्शन करना। तो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन लेगा वो खुद को इतना अच्छे से रिड्यूस करेगा, यानी जो ज्यादा एसिड होगा वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग पावर भी होगी उसकी। इस तरीके से हम अपने ऑर्डर को अरेंज कर सकते हैं। तो देखते हैं हमारे अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 था केमिकल काइनेटिक्स से। हमें एक रिएक्शन दे रखी थी और उसका मैकेनिज्म दे रखा था। हमसे पूछा था कि इसकी रेट ऑफ रिएक्शन का स्टेप क्या होगा, इसके ये क्या पूछा गया था? रेट लो पूछा गया था इसका। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। रेट क्या होगी इसकी? रेट अगर मैं निकालूंगा तो क्या आएगा इसकी रेट? हमें पता है जो रेट होती है वो स्लो स्टेप के लिए डिफाइन होती है। तो स्लो स्टेप कौन सा है? ये वाला स्लो स्टेप है। तो रेट कैसे लिख सकता हूं मैं इसकी? K3A2B। अब हमें पता है जो भी रेट लिखता हूं, मान लो इस रिएक्शन के लिए लिखेंगे तो सिर्फ रिएक्टेंट होते वही आएंगे रेट की एक्सप्रेशन के अंदर। अब A2 तो है ही नहीं इसके अंदर, तो यानी कि A को मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा A2 को। तो किस तरीके से करेंगे? A2 है कहां पर? इसके अंदर है। ये इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम पे हमें पता है K इक्विलिब्रियम यानी कि K1/K2 किसके बराबर होगा? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है?
A है, A की स्क्वायर आ गया। यहां से मैं A2 की वैल्यू निकाल लेता हूं। A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, K1 बाई K2 A की स्क्वायर। इस तरीके से A2 की वैल्यू मैं यहां पुट कर लेता हूं, तो मेरी रेट क्या आ जाएगी, K1 बाई K2 है ही K3 आ गया, A2 की जगह क्या आ गया, A स्क्वायर आ गया, B आ गया। इसको मैं एक K लिख देता हूं ओवरऑल, यानी कि A स्क्वायर B। यही मेरा क्या था, आंसर था, क्योंकि दोनों के दोनों मेरे रिएक्टेंट आ चुके हैं। तो हमें जस्ट सिंपल से स्लो स्टेप के लिए रेट डिफाइन होती है, फिर इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन लगाई, उसको सब्स्टिट्यूट किया, तो हमारा आंसर आ गया। तो आइए बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 46 था केमिकल काइनेटिक्स बैकग्राउंड से। इसके अंदर हमें क्या पूछा गया था, देखो रेट एक्सप्रेशन दे रखी थी और बोला था अगर मैं कंसंट्रेशन को, दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हाफ कर देता हूं तो जो नई रेट है वो क्या होगी, भाई कितनी कम हो जाएगी या इंक्रीज कितने, इस टाइप से कुछ फैक्टर पूछा था। तो देखिए अगर मान लो जो मेरी पहले जो रेट है वो R1 है, वो कितनी है, A2B2 ये है। अगर मैं कंसंट्रेशन को हाफ कर देता हूं, रेट कांस्टेंट पर कोई चेंज नहीं है, कंसंट्रेशन A/2 हो गई है, ये क्या हो गई, B/2 हो गई है, यानी कि 1/4 K A2B2 ये निकल के आ गई। K A2B2 क्या है, R1 है, यानी कि जो R2 वो क्या आ गया, 1/4 ऑफ R1 सॉरी, यानी कि जो नई रेट जो मेरी निकल के आएगी वो 4 टाइम कम हो जाएगी उसकी, यानी कि इस टाइप की रिलेशन 1/4 ऑफ रेट 1, यानी कि नई जो रेट होगी वो 4 टाइम क्या हो जाएगी, पुरानी रेट से मेरी कम हो जाएगी। तो इस टाइप का ही कोई ऑप्शन दे रखा था कि भाई 2 टाइम्स बढ़ जाएगी, 2 टाइम कम हो जाएगी, 4 टाइम बढ़ जाएगी, 4 टाइम कम हो जाएगी। तो उसको देख के हम अपने क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 47 क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या पूछा गया था कि भाई जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल होते हैं वो एयर के अंदर तो ऑक्सीडेशन करते हैं, बट वाटर के अंदर इनर्ट बिहेवियर शो करते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसके लिए रीजन पूछा था। तो उसके कुछ ऑप्शन दे रखे थे कि भाई लिगेंड के बेसिस पर ये सिग्मा डोनर है, पाई डोनर है, एक्सेप्टर है, इस टाइप का कोई कि ये दोनों में ही इनर्ट बिहेव करता है, इस टाइप के कुछ ऑप्शन थे। देखते हैं इसका एक्चुअल रीजन क्या होता है। तो अगर मैं लिगेंड की तरफ देखूं, O2 क्या होता है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, और H2O क्या होता है, सिग्मा डोनर पाई डोनर है, सिग्मा डोनर पाई डोनर है, ठीक है। अब देखते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे। और जो मेटल है ऑक्सीडेशन कर रहा है, यानी कि मेटल इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसको लेने वाला भी कोई होना चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, पाई एक्सेप्टर लिगेंड एक्सेप्ट करेगा। O2 जो है पाई एक्सेप्टर है, ये इलेक्ट्रॉन आसानी से ले लेगा। अब इलेक्ट्रॉन आसानी से ले लेगा तो मेटल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। बट H2O तो पहले से ही डोनर है, तो इलेक्ट्रॉन देने वाला है, ये तो इलेक्ट्रॉन देगा। बट मेटल क्या चाहता है, ऑक्सीडेशन चाहता है। वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देना चाहता है और उसको सामने भी देने वाला मिल रहा है। तो क्या होगा, H2O के साथ वो कैसा बिहेवियर करेगा, इनर्ट बिहेवियर होगा, और O2 की प्रेजेंस में उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। रीजन क्या है, रीजन था इसका, यही आंसर था इसके रीजन में कि O2 मेरा पाई एक्सेप्टर है और H2O मेरा क्या है, डोनर है। यही ऑप्शन था एक, और यही क्या आ गया, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 48 में हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था कि भाई D5 सिस्टम दिया हुआ है। D5 सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट पूछी थी। जब भी माइक्रोस्टेट पूछे तो उसका फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट क्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पोजीशन का फैक्टोरियल, कि भाई कितनी पोजीशन है इलेक्ट्रॉन के लिए आने के लिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कितने इलेक्ट्रॉन, मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रॉन पोजीशन माइनस इलेक्ट्रॉन का फैक्टोरियल। यानी कि इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं,
n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। यहां पर n क्या है मेरा इलेक्ट्रॉन के लिए पोजीशन, इलेक्ट्रॉन पोजीशन, r क्या है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमें d5 के लिए बात करनी है, तो d सब सेल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 10 आ सकते हैं, यानी कि 10 फैक्टोरियल। कितने इलेक्ट्रॉन पूछे, d5 यानी कि 5 के लिए पूछा है, 10 माइनस 5 फैक्टोरियल यानी कि 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। 10 माइनस 5 क्या होता है, 5 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल ये रहा, 5 को पूरा सॉल्व कर लेते हैं, 3 2 1, 5 से 5 कैंसल, 5 2 कैंसल, 2 से 2 कैंसल, 2 3, तो कितना बच गया अब हमारे पास 7 है, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 6 यानी कि 6 इंटू 6, यानी कि जो ऑप्शन दे रखा था वो क्या था, 7 इंटू 6 की पावर 2, ऐसा कुछ ऑप्शन था हमारे जो एग्जाम के अंदर था। तो इस तरीके से हमारा हम जो भी माइक्रो स्टेट निकालनी है वो ये फॉर्मूला याद कर लो या इस टर्म में याद कर लो, जैसा भी तुम्हें अच्छा लगे उसके अंदर याद करके सिंपल तरीके से हम माइक्रो स्टेट निकाल सकते हैं। ये टाइप का सिंपल सा क्वेश्चन है, गेट भी कई बार पूछ लेता है। ठीक है, ओके, आइए बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमसे पूछा गया था, कॉम्प्लेक्स दे रखे थे, पूछा था कि कौन सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है। देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है दूसरों का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसका, दूसरों का, ठीक है, और खुद का क्या होना चाहिए, सेल्फ का क्या होना चाहिए, रिडक्शन। तो रिडक्शन किसका होगा, सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बात करूं CrO4 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +6 है। WO4 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, सॉरी क्रोमियम टंगस्टन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6 है। इसी तरीके से मोलिब्डेनम वाले कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट देखूं कितनी है, +6 है। ये TA के टेंटेलम के ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितनी है, +3 है। अब हमें पता है कि जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो उतना जल्दी से रिड्यूस होने की कोशिश करेगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन तो मेरा हो नहीं सकता। अब क्या होगा, +6 वाले में से। अब हमें पता सारे एक ही ग्रुप के हैं, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन। तो क्या करेंगे, हमें पता है जो +6 की ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी होती है, +6 की जो स्टेबिलिटी होती है वो डाउन द ग्रुप क्या होती है, इंक्रीज होती है। डाउन द ग्रुप क्या होती है, इंक्रीज होती है स्टेबिलिटी। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो स्टेबल बनते जाएंगे। अब स्टेबल बन जाएंगे तो भाई ये क्यों रिड्यूस होना चाहेंगे, क्यों रिडक्शन होना चाहेंगे, तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मेरा कौन सा बन जाएगा, क्रोमियम वाला बन जाएगा, यानी मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था लेंथेनाइड के अंदर से, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में से क्या पूछा जाता है, फ्लोक के एलिमेंट में से कि कौन सा ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट है। इस टाइप के जो भी ऑप्शन थे हमें जस्ट उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे हम इसका आंसर कर सकते थे। मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब दूसरों का ऑक्सीडेशन, खुद का रिडक्शन, यानी कि इनमें से किसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो स्टेबल बन जाए इलेक्ट्रॉन लेके, तो एक ऑप्शन में था समैरियम +2, और रिड्यूसिंग एजेंट मतलब दूसरों का रिडक्शन, खुद का ऑक्सीडेशन, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन दे के स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव करे, यानी कि सीरियम +3। ये किसमें चला जाएगा, सीरियम +4 ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, ये किसमें चला जाएगा, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा यानी कि F7 बना लेगा। इस तरीके से इसी टाइप के क्वेश्चन था कि शायद तक जो भी ऑप्शन थे उनमें से ये वाला ऑप्शन करेक्ट था। मतलब जो भी तुम्हें ऑप्शन दे रखे होंगे, तुम्हें जस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी थी उसकी, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर हमें उसका आंसर देना था कि भाई कौन सा ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग होगा। ठीक है, इस तरीके से हमने 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट कर लिए हैं। तो गाइस हमारे लेक्चर 7 तक हमने कंप्लीट किया है। टोटल 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। 50 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर डाउट है
तो आपको लगता है कि इस क्वेश्चन को मेरे को समझ नहीं आ रहा कि भाई किस तरीके से हो गया, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं thehybridchemistry@gmail.com पर और कमेंट कर सकते हैं जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा हो। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें द यूट्यूब चैनल हाइब्रिड केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच।